Hello and welcome to Padhai Buddy. This is another lecture environment series. And in today's lecture, we are going to discuss a very important topic from the exam point of view, that is UNFCCC and Kyoto Protocol. So let's begin this chapter without wasting any time. So देखिए, एक समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में जून 1992 को, जिसको कहा गया अर्थ समिट. अब इस अर्थ समिट से 3 कन्वेंशंस निकल कर आए और एक एजेंडा 21 निकल कर आया. 3 कन्वेंशन कौन कौन से थे? सबसे पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC. उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और UNFCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. और एजेंडा 21 आया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए था. तो आज हम UNFCCC के बारे में डिस्कस करेंगे. UNFCCC क्या था? ये 1994 में फोर्स में आया और इसकी नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है, यानी कि लगभग ज़्यादातर कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं. क्या है ये? फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय लिमिटिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज. इसका मकसद ये है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसको रोका जाए. उसके बाद इसी कन्वेंशन के अंदर एक प्रोटोकॉल आया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. ये कन्वेंशन है क्योटो प्रोटोकॉल. ये आया था जब 3rd कॉन्फ्रेंस हो रही थी UNFCCC के पार्टीज़ की, COP3 जिसे कहा गया, उसमें ये क्योटो प्रोटोकॉल निकल कर आया. ये क्योटो जापान में हुआ था 1997 में, साइन किया गया था. और फोर्स में कब आया था? 2005 में. अब इसमें क्या था, जो डिटेल इसकी रूल बनाई गई वो कब बनाई गई? COP7 में, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 7th मीटिंग में. कहाँ? माराकेश, मोरक्को में 2001 में. ठीक है. उसके बाद इसको कहा गया माराकेश अकॉर्ड्स. अब इसमें 2 कमिटमेंट पीरियड बनाए गए. देखिए इसमें क्या कहा गया, मेनली ये कहा गया कुछ टारगेट्स फिक्स किए गए डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कि आपको इतनी एमिशन को, अपने इतने स्तर को कम करना है, ठीक है, डिक्रीज़ करना है. उसके लिए 2 कमिटमेंट पीरियड बनाए गए, एक 2008 से लेके 2012 तक और दूसरा 2013 से लेके 2020 तक का. ये जो प्रोटोकॉल है ये ऑपरेशनलाइज करता है UNFCCC को. UNFCCC में ये कहा गया कि आप ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को कम करिए, और इस प्रोटोकॉल में उसकी डिटेल कमिटमेंट बनाई गई जिससे कि वो हम अचीव कर सकें. तो ये क्या करता है, ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को कमिट करता है कि वो स्टेबलाइज करें अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ UNFCCC. और ये क्या करता है, बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट करता है 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के लिए और यूरोपियन कमीशन के लिए फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में. ठीक है, इसमें फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ और यूरोपियन कमीशन के ऊपर बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स सेट किए गए थे. अब ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड है? ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये कॉमन है, मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबकी अलग अलग है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड जो नेशन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अभी के इन्वायरमेंट के कंडीशन के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन्वायरमेंट को बहुत डिग्रेड कर दिया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल में कुछ एनेक्स हैं. इन अलग अलग एनेक्सेस में अलग अलग कंट्रीज़ को रखा गया है. तो एनेक्स 1 में इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ और कंट्रीज़ इन ट्रांजिशन को रखा गया है. ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं एनेक्स 1 में. एनेक्स 2 कंट्रीज़ में ये सबसेट है एनेक्स 1 कंट्रीज़ का, रिक्वायर टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज. अब इसमें इन कंट्रीज़ को डाला गया है जो असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगी इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन को और डेवलपिंग कंट्रीज़ को. एनेक्स बी, वो एनेक्स 1 पार्टीज़ हैं. ऐसी कंट्रीज़ जो एनेक्स 1 में है उनको इस एनेक्स बी में इंक्लूड किया गया है, जिनको टारगेट अपने अचीव करने हैं फर्स्ट और सेकेंड राउंड में. और नॉन एनेक्स 1 कौन सी कंट्रीज़ है जो कि एनेक्स 1 में नहीं डाली गई हैं?
ये मोस्टली क्या है, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनकी इनकम बहुत कम है, ऐसी कंट्रीज़। और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, इसमें 49 कंट्रीज़ हैं। एनेक्स ए क्या है, एनेक्स ए में हमने 6 ग्रीन हाउस गैसेस को रखा है, ठीक है, जो कि सारे फसाद की जड़ है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस 6 हैं जो इसमें इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर HFCs, PFCs और SF6। ये 6 गैसेस हैं जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद क्योटो में 3 मैकेनिज़्म बनाए गए हैं। जो एनेक्स बी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर टारगेट बाइंडिंग टारगेट सेट हैं, उनके लिए 3 मैकेनिज़्म भी बनाए गए हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सबसे पहला क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। दूसरा क्या है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। ये दोनों ही इस फिलॉसफी पे बेस्ड है कि कोई प्रोजेक्ट सेटअप करके इन्वायरमेंट में से कार्बन को कम किया जाए। पहला क्या है, CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म का क्या होता है कि जो NXB पार्टीज़ होती हैं जिनके ऊपर टारगेट सेट है, वो क्या करती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोई प्रोजेक्ट सेटअप करती हैं जिससे कि वो कार्बन के एमिशन को कम करें या कार्बन को हमारे इन्वायरमेंट में से कम करती हैं। कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और इसके लिए उनको सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट मिलता है, ठीक है, क्रेडिट मिलता है, 1 टन CO2 रिमूव करने के लिए 1 क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जो एक NXB पार्टी दूसरे NXB पार्टी में ही प्रोजेक्ट चलाती है, और इसके लिए उनको क्या मिलता है, एमिशन रिडक्शन यूनिट मिलता है। तीसरा मैकेनिज़्म क्या है, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, है ना। इसमें क्या होता है, एमिशंस को जो रिमूव कर रही हैं पार्टी NXB वाली, वो मान लिया अगर एक्स्ट्रा एमिशन रिडक्शन कर रही हैं तो उनको जो कार्बन क्रेडिट मिला हुआ है वो आपस में एक दूसरे को बेच सकती है, ये इस पे आधारित है। और ये जो है इसमें 2 तरीके से हो रहा है। पहला क्या है, एमिशन या एमिशन ट्रेडिंग या कैप एंड ट्रेड। इसमें क्या होता है कि NX1 पार्टीज़ जो हैं उनको सर्टेन अमाउंट में रिड्यूस करना रहता है एमिशन, और वो रिड्यूस करके बाकी के अमाउंट को वो एमिट कर सकती हैं। अब उनको इसमें इस यूनिट दिया गया रहता है, जितने यूनिट दिए हैं इसका मतलब उतना वो टन CO2 को एमिट कर सकती हैं। दूसरा क्या है, ऑफसेट ट्रेडिंग या कार्बन प्रोजेक्ट। ये क्या होता है, कार्बन क्रेडिट अर्नड बाय इन्वेस्टिंग इन सच कार्बन प्रोजेक्ट विच विल एमिट लेसर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट आप सेटअप करिए जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिट तो कर रही हैं लेकिन कम कर रही हैं, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। दूसरा क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि UNFCCC की जो मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई हैं और उनका क्या आउटकम है वो देखेंगे। सबसे पहला क्या, 2007 में हुआ था जो COP13 और क्योटो प्रोटोकॉल का 3rd मीटिंग बाली में हुआ था। उसमें बात की गई थी कि हम GEF के आगे की, मतलब GEF है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये पहला ऐसा इन्वायरमेंट पे डेडिकेटेड फंड बनाया गया था। तो अब इसमें ये बात की जा रही है कि हमें उसके आगे सोचना होगा, और रेड मैकेनिज़्म बनाया गया है, रिड्यूसिंग फॉरेस्ट को बचाने के लिए रेड मैकेनिज़्म है। तो इन दोनों से हमें आगे बढ़कर और कुछ बड़ा सोचना होगा। फिर 2008 में सबमिट हुई COP14 पोज़नन में। यहाँ पे क्या, GEF के आगे सोचने की बात की गई थी, उसी से रिलेटेड अडेप्टेशन फ़ंड बनाया गया। इस फंड में कहाँ से पैसा आएगा, जो हमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म में जो हमें एमिशन रिडक्शन कार्बन क्रेडिट मिल रहे थे, उसका 2% शेयर इस फंड में जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की भी बात की गई यहाँ COP14 में, ठीक है। इसके बाद 2009 में COP15 हुआ था कोपेनहेगन में। यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट सेट किया गया कि हमें अपने ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस पे रोकना पड़ेगा। और ये बात की गई कि $100 बिलियन का फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगी डेवलप्ड कंट्रीज़ टू डेवलपिंग कंट्रीज़ 2020 तक।
और 30 बिलियन प्रोवाइड कराएंगी 2010 से 2012 के बीच में। फिर हमारी 2010 में COP16 की बैठक हुई कैनकन में। यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया। ये याद रखते हैं, अडेप्टेशन फंड कब बनाया गया? 2008 में पोजनन में, और 2010 में कैनकन में बनाया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट में क्लाइमेट आ रहा है सी से कैनकन, ठीक है, तो यहाँ पे बनाया गया। 2011 में फिर डरबन में हुई, जहाँ पे सेकेंड फेज़ क्योटो का, जो 2012 में ख़त्म हो रहा था फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, उसके आगे की बात सोची गई। नेक्स्ट 2012 में COP18 हुई थी दोहा में। यहाँ पे क्या है, क्योटो को एक्सटेंड किया गया सेकेंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से 2020 का। लेकिन अब जो कुछ कंट्रीज़ थी उन्होंने मना कर दिया इसको ज्वाइन करने से। इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ डेवलप कंट्रीज थी, जैसे कि USA हो गया और ब्रिटेन हो गया। ये लोग कहने लगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो उभर के अब आ रही हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, तो ये भी काफ़ी अब एमिशन कॉज कर रही हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई रिडक्शन का टारगेट नहीं लगा है, तो कुछ कंट्रीज़ ने रिफ्यूज़ किया जाएंगे। उसके बाद 2013 में वर्सो में हुई एक मीटिंग, जिसमें कि इन कंट्रीज़ ने भी INDC सेट की, मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब अपने आप द्वारा सेट की गई कुछ कमिटमेंट कि हम इतना रिड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैकेनिज़्म आया जिसको हम कहते हैं वर्सो मैकेनिज़्म, जिसमें लॉस एंड डैमेज की बात की गई। और यहाँ पे रेड प्लस भी, जो रेड हमने देखा था पहले बाली में, उसके आगे रेड प्लस की बात की गई, ठीक है, कि अब हम रेड में बात की जा रही थी कि हम रोकेंगे, फॉरेस्ट को बचाएंगे, हम पेड़ कटने से बचाएंगे। अब रेड प्लस में ये बात की गई कि हम बचाने के साथ साथ और ऐसे प्रयास करेंगे कि हम उसको, फॉरेस्ट को, और डेवलप कर पाएँ। 2014 में लीमा में हुई थी COP20। इसमें पेरिस समिट के पहले कंट्रीज़ को INDCs को प्लेज करने के लिए बात की गई थी कि आप अपने जो भी टारगेट आप सेट कर रहे हो वो आप बताओ। फिर 2015 में बहुत इम्पोर्टेंट बैठक हुई थी, COP21 पेरिस में हुई थी। यहाँ पे ये बात की गई कि हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लिमिट करेंगे टेम्परेचर को, और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही लिमिट करके रखें। और सेकेंड हाफ जो होगा 21st सेंचुरी का, उस तक हम कोशिश करें कि ज़ीरो नेट एमिशन हो जाए, मतलब हम जितना एमिट करें कार्बन को उतना ही रिमूव करें। और 100 बिलियन का फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाए 2020 तक, और $100 बिलियन का 2025 तक हर साल फाइनेंस दिया जाए। और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। उसके बाद 2016 में माराकेश मोरक्को में हुई थी बैठक, जहाँ पे अडेप्टेशन ऑफ अफ्रीकन एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिससे हम ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को ले आएँ जो कि चेंज इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर पाए। फिर 2017 में बॉन में हुई थी जर्मनी में, यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था। फिर 2018 में कैटोविश पोलैंड में हुई थी, जहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में जो बात की गई थी उस पर रूल बुक पे चर्चा होनी थी। और यहाँ पे तय किया गया कि ग्लोबल स्टॉक टेकिंग किया जाएगा 2023 में, देखा जाएगा कि जो हमने टारगेट सेट किए हैं उसमें हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। फिर 2019 में मैड्रिड स्पेन में होनी थी, यहाँ पे रूल बुक को कंप्लीट किया गया, लेकिन ये फेल हो गई क्योंकि कार्बन मार्केट को लेकर कंट्रीज़ में कुछ डिसएग्रीमेंट थी। उसके बाद 2020 में COP26 होनी थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई क्योंकि उस समय कोविड था। उसके बाद यही बैठक अगले साल हुई 2021 में, उसी ग्लासगो में ही हुई, UK में। तो इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। तो आज हमने ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था एनवायरनमेंट का, इसको डिस्कस किया, और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही लेक्चर लेकर आती रहूँगी।